हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 10 की साइंस का जो कि चैप्टर लाइफ प्रोसेस है हमारी, ठीक है। बायो का ये हमारा पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, तो इसका ये पार्ट 2 है फ्रेंड्स। और मैंने पार्ट 1 भी अपलोड की हुई है जिसमें हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में, और ऊपर आपको आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। और आपको कोई भी क्वेरीज़ है इस वीडियो को लेके, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन, इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का फ्रेंड्स ब्रॉडली मीनिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है फ्रेंड्स इसमें, जो हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल और प्लांट दोनों के पास अपना अपना मीन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ठीक है। दोनों अपने हिसाब से रेस्पिरेशन करते हैं। एट सेल्यूलर लेवल, मतलब सेल के लेवल में, रेस्पिरेशन मीनिंग बर्निंग ऑफ फूड एट द फॉर जनरेशन द एनर्जी नीडेड फॉर द अदर लाइफ प्रोसेस। मतलब सेल्यूलर लेवल में क्या होती है रेस्पिरेशन? बर्निंग ऑफ फूड होती है एनर्जी जनरेट करने से, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होती है मे टेक प्लेस इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये ग्लूकोज रहता है फ्रेंड्स, जो हमें डाइजेशन से मिला है हमारा ग्लूकोज, जो कि सेल में प्रेजेंट है। और ये ऑक्सीजन हमारी गई सेल में, और ये एनर्जी बनी एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या क्या है? तो एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो एनर्जी एटीपी का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एटीपी के बारे में। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या क्या 3 चीज़ें आती हैं, एक ब्रीथिंग, और दूसरी आती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तीसरी आती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। ब्रीथिंग क्या होती है? तो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज लंग्स में होता है, लंग्स में ये होता है, और ऑक्सीजन इसमें सप्लाई की जाती है टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। लंग्स में अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे कैसे होता है। तो ये पूरे सेल में सप्लाई की जाती है, हर एक सेल में ऑक्सीजन इस गैसियस एक्सचेंज में। उसके बाद आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सब सेल में आ गई। अब हर एक सेल में ये चीज़ होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रेंड्स नोज, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया या विंड पाइप, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, इतनी सारे पार्ट्स आते हैं हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई होती है कि इंक्लोज रहती है लंग्स में, ठीक है। जो हमारा ब्रीदिंग है उसमें 3 चीज़ें होती है फ्रेंड्स, जो कि हमारी वर्क करती है ब्रीदिंग में, यानी एक्सहेलेशन इनहेलेशन में। पहली बात है रिब केज, दूसरा मसल्स, और तीसरा डायफ्राम। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो कि होती है फ्रेंड्स एल्विलर सरफेस और सराउंडिंग ब्लड वेजल में होती है, ठीक है। एल्वियोलाई है, ठीक है, और इसमें से ही डिफ्यूजन के थ्रू ये ब्लड वेजल्स में चल जाती है, और ब्लड वेजल से हर एक सेल में जाते रहती है, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होती कैसे, स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ब्रीदिंग जो होती है फ्रेंड्स, सबसे पहला तो हमें अपने जो ऑक्सीजन उसको तो अंदर लेना, तो इंटेक यानी कि इनहेलेशन का नाम है पहले। तो वो होती इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से, जो कि अटैच होती है रिब्स से और डायफ्राम से। तो व्हेन द डोम शेप डायफ्राम, तो डायफ्राम का शेप कैसा होता है? डोम शेप। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है, ठीक है। तो अगर ये सिकुड़ता है तो बिकम फ्लैटेंड, मतलब सिकुड़ता है फ्लैट हो जाता है। ये जो डोम शेप होता है वो सिकुड़ के फ्लैट हो जाता है। और जो रिब केज होती है वो एक्सपेंड करती है, फैलती है, ठीक है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। यही इंटरकोस्टल मसल के एक्शन से ये एक्सपेंड करती है, और वॉल्यूम जो होता है लंग्स का वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम वहाँ लंग्स का इंक्रीज़ कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज़ करता है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रेशर डाउन हो रहा है तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया और अंदर का प्रेशर कम हो गया। इसी से हमेशा एयर तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पे ही मतलब ट्रैवल करती है ना, तो बाहर से इसीलिए वो हमारी लंग्स में आ जाती है, ठीक है। फ्रॉम द आउटसाइड गशेस इन, दिस इज इनहेलेशन। तो यही इनहेलेशन है। तो एक इनहेलेशन में इतनी सारी चीज़ें होती है। अप टू एक्सहेल, डायफ्राम रिलैक्सेस, जो डायफ्राम हमारा फ्लैटन हुआ होता है वो मतलब जो सिकुड़ा हुआ होता है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। अब बिकम डोम शेप, वापस से डोम शेप का हो जाता है। और चेस्ट कैविटी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब जो हमारा रीप के जो निकला था वो अब अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है, ठीक है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। तो इसमें भी इंटरकोस्टल मसल का रोल है। और वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स डिक्रीज होता है, और वॉल्यूम जो लंग्स के अंदर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब इससे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और अब देखिए, अगर वॉल्यूम डिक्रीज है तो प्रेशर इंक्रीज है, ठीक है, और इसीलिए एयर हमारी बाहर चल जाती है लंग्स के, और यही होता है एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में इतनी सारी चीज़ें होती है, सबको आपको याद करना होगा।
इनहेल्ड एयर इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई। जो इनहेल्ड एयर होती है वो एल्वियोलाई में कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का बढ़ा देती है। सो सिंपली ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में कॉन्सेंट्रेशन इसका कम रहता है तो वहीं पे ये डिफ्यूज़ हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। और ब्लड कमिंग फ्रॉम सेल्स हैज़ मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेल्स में तो आपको पता है, वहाँ पर आपने ऊपर जो देखा था उसमें एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हुए थे। तो जो सेल्स से जो अगर जो ब्लड आ रहा होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। तो आउटसाइड एयर के कंपैरिजन में, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है सिंपली डिफ्यूज होता है सराउंडिंग ब्लड वेसल में, ठीक है। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। और ब्रीदिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, वाइल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन। और जो ब्रीदिंग होती है यानी जो हमारा पहला स्टेप था वो किन दोनों के कारण होती है, इंटरकोस्टल मसल्स के और डायफ्राम के कारण होती है, ठीक है। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है वो होती है सिंपल डिफ्यूजन से। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब एल्वेलाई से ब्लड वेसल में, फिर सेल से ब्लड वेसल में, तो ये सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। देखिए यही है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। तो हम जो एयर को इंटेक करते हैं जो कि ऑक्सीजन रिच होती है उसे इनहेलेशन कहते हैं। और सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। जो हम लोग एयर बाहर निकालते इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। वन ब्रीथ जो होता है फ्रेंड्स, हम लोग कहते हैं ना एक ब्रीथ लो, तो उसमें एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन शामिल है, ठीक है। और एक पर्सन बहुत मतलब सेवरल टाइम्स एक दिन में वो ब्रीथ करता है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है वैसे तो आपने इसको 9 में पढ़ा होगा, लेकिन वापस देखेंगे। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया यहाँ पर जाएंगे। चलिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो हमने अभी ब्रीथिंग देख लिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लिया। तो तीसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है रेस्पिरेशन की वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, ठीक है, जो कि सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जो कि बायोकेमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल कंपाउंड कॉल्ड एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही हमारे एनर्जी करेंसी होती है बॉडी के, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हमें किसे कहते हैं, तो मेटाबॉलिज्म सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि कैरिड आउट होते हैं फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ ए सेल। तो सेल को जिंदा रखने के लिए जितने भी केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिक, ठीक। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। तो अगर प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जा रहा है एनर्जी पाने के लिए तो उसे कैटाबॉलिक प्रोसेसेस कहेंगे, ठीक। और अगर किसी प्रोसेस में सिंथेसाइज किया जा रहा है ऑल कंपाउंड्स को रिक्वायर्ड बाई सेल, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सेल्स का, तो एनाबॉलिक प्रोसेस। देयरफॉर रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर वन में और एनर्जी रिलीज करने के लिए। ग्लाइकोलाइसिस, कर्ब साइकिल्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर द इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, कर्ब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है फ्रेंड जिनमें जो फूड होता है मेनली ग्लूकोज ही होता है, हमारा फूड क्या वो तो डाइजेस्ट हो गया तो ग्लूकोज ही रहता है, वो कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। और जनरली क्वेश्चन जो होता है इस एरोबिक रेस्पिरेशन वो ये होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इजक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जो कि हमारी ATP है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल, प्लांट एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो लोअर एनिमल्स के पास जो हमारी इतनी सोफिस्टिकेटेड बॉडी मतलब सिस्टम होता है उनके पास ये नहीं होता, ठीक है। तो लोअर एनिमल्स ये लैक करते हैं, तो उनमें लंग्स और एल्वियोलाई इन जैसी चीज़ें नहीं होती है। रेस्पिरेशन उनमें जो होता है सिंपल एक्सचेंज के मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जैसे कि एनिमल लाइक अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म जो होता है टेक इन गैसेस थ्रू देयर स्किन, जो उनकी स्किन होती है ना उन्हीं से वो गैसेस देते हैं, ठीक है, तो उन्हीं से उनका हो जाता है रेस्पिरेशन। फिशेस हैव गिल्स, उनके पास गिल्स होती है पर गैसियस एक्सचेंज। इंसेक्ट्स हैव ट्रैकियल सिस्टम, उनमें ट्रैकिया होती है जिन इंसेक्ट्स के पास, विच इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब थ्रू विच एयर सर्कुलेट्स एंड गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन when in water and through lungs when they are on land। इसका तो और खतरनाक है, मतलब दोनों चीज़ से उसके पास स्किन भी है रेस्पिरेशन करने के लिए, अगर वो वाटर में है तो, अगर लैंड पे है तो उसके पास लंग्स भी होगा। रेस्पिरेशन इन मसल्स, रेस्पिरेशन इन मसल्स जो हमारी होती है वो एनारोबिकली होती है, ठीक है। व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ ऑक्सीजन, कहा कि वहाँ पर उतनी अच्छी ऑक्सीजन नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आप
आपके जो मसल्स हैं उनमें लैक ऑफ ऑक्सीजन आती है, इसीलिए कई बार आपके मसल क्रैम्प्स भी आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर ग्लूकोज जो होता है वो ब्रोकन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और लैक्टिक एसिड में, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड में ब्रोकन होता है, ठीक है। और ये जो लैक्टिक एसिड है यही आपको मसल्स क्रैम्प्स देता है, तो आपके कई बार मसल्स क्रैम्प आते ही होंगे। तो दिस रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दैट मेक्स द मसल सोर, ठीक है, यही है क्रैम्प। दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन का लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी मैंने आपको बताया, इसका नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल मतलब क्रिएटेड होता है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, इन समय ये मॉलिक्यूल क्रिएट होता है, ठीक है। इसमें 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं फ्रेंड, जो कि काफ़ी हाई एनर्जी होते हैं, और जब ये ब्रोक होते हैं मतलब ये टूटते हैं तो काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी बॉडी चलती है, ठीक है। और जो ये रिलीज एनर्जी होती है यूज़ होती है दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, ठीक है। ये देखिए ये फॉस्फेट बॉन्ड्स है और यही जब टूटते हैं तो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी था, आप चाहे तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स के पास भी उतने स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते नहीं गैसियस एक्शन के लिए, ठीक है। देव स्टोमाटा जो कि प्रेजेंट होता है लीव्स में, दे आर लेंटिसेल्स जो प्रेजेंट होते हैं स्टीम्स में, जो कि इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। कंपेयर टू एनिमल्स, प्लांट रूट स्टीम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट वेरी लोअर रेट, काफ़ी धीरे धीरे रेस्पायर करते हैं, ठीक है। ट्रांसपीरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है फ्रेंड्स, इन विच वाटर जो होता है वो लॉस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि लीव्स में जो स्पोर होते हैं ना उनसे कभी कभी वाटर वेपर के फॉर्म में वो उड़ जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में अगर वो लॉस्ट हो जाता है किसी प्लांट से तो उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स वो मेनली स्टोमाटा के थ्रू ही होता है, मैंने आपको बताया था। ट्रांसपीरेशन हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये उसकी लीव्स है, तो यहाँ पर तो वाटर नीचे है, लेकिन अगर यहाँ से अगर ट्रांसपायरेशन के थ्रू ये वाटर यहाँ तक ऊपर आ जाता है तो ये वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। एंड दिस इज एक्सप्लेन बाय ट्रांसपीरेशनल पूल थ्योरी। ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा क्यूरियस हैं तो इसके बारे में जाकर आप रिसर्च कर सकते हैं थोड़ी बहुत, वैसे उसका कुछ काम नहीं है अभी। लॉस ऑफ वाटर स्पेशली फ्रॉम लीव्स एक्ट एज ए स्ट्रॉ इफेक्ट एंड पुल द वाटर अपवर्ड। जो मतलब कि लीव्स के थ्रू जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो स्ट्रॉ इफेक्ट, जैसे कि ये मैंने आपको ना कि ऊपर से वाटर ऐसे जाता है तो स्ट्रॉ इफेक्ट के जैसे वाटर ऊपर जाता है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है अपर पार्ट को भी वाटर की। एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म के जैसे भी ये एक्ट करता है, ठीक है, इन प्लांट्स टू हेल्प गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर। जो एक्सेस वाटर जो होती है प्लांट्स में वो भी ट्रांसपीरेशन के थ्रू निकल जाती है। वाई डू वी नीड लंग्स, हमें लंग्स क्यों ज़रूरत है? तो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एमोइबा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो उनका जो बॉडी सरफेस होता है उन्हीं से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। इन लोअर एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म गैसेस एक्सचेंज टेक्स थ्रू मॉइस्ट स्किन से ही गैसेस एक्सचेंज करते हैं लोअर एनिमल। यूनिसेल्युलर के पास तो उनका ऑस्मोसिस है, ठीक है, बॉडी सरफेस से। और रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंटली मेट बाय दीज वेज, ठीक है। बट एज एनिमल स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, हम लोग जो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जैसे कि हम लोग, ठीक है, तो डिफ्यूजन ही सिर्फ हमारी गैसेज एक्सचेंज को पूरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और डिफ्यूजन विल नॉट बी एबल टू सप्लाई ऑक्सीजन टू डीप सीटेड सेल। और जितने भी मतलब काफ़ी सारे सेल्स हमारी बॉडी बनती है तो हर एक सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई दे पाना यहाँ पर मुश्किल है डिफ्यूजन के लिए। अगर आप डिफ्यूजन पे छोड़ दोगे ना सारा काम तो आपको 4 साल लग जाएंगे हर सेल में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, पूरे 4 साल सोचो। तो डिफ़िकल्टी हैज़ लेड टू इवोल्यूशन ऑफ मोर कम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ गैसेज एक्सचेंज दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लंग्स, ठीक है। इसी डिफ़िकल्टी के लिए हमारे इवोल्यूशन हुआ मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का, जिससे हम लोग लंग्स कहते हैं। एल्वियोलाई जो होती है लंग्स में प्रेजेंट होती है वो प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, फॉर रिक्वायर्ड गैसियस एक्सचेंज। और आप एक एल्वियोलाई क्या होती है ना फ्रेंड्स, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बंडल्स ऑफ कैपिलरी से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप उस बंडल को खोल दीजिएगा तो 80 मीटर स्क्वायर का एक टेनिस टेबल मतलब जो होता है ना टेनिस कोर्ट वो बन जाएगा, सोचिए। तो इसलिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैसेज एक्सचेंज के लिए। सो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेशनल हुई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इसका सेकंड पार्ट मतलब जो थर्ड पार्ट है लाइफ प्रोसेस का यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, वो भी मैं जल्दी ही ला रहा हूँ। और आपके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं, मेरे भी आ रहे हैं, तो मैंने चाहता किसी की भी
प्रिपरेशन छूट जाए तो अपने सारे दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।